चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। भारतीय रोड कांग्रेस के 4 दिवसीय 81वां अधिवेशन का लखनऊ में आज से आगाज हो गया। यह अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें देश और प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर के साथ साथ सुदृढ़ करने के लिए देश विदेश के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि सड़क और सेतु निर्माण पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय रोड कांग्रेस की मेजबानी करने का 5वीं बार मौका मिला है। IRC का अधिवेशन वर्ष 1934 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में IRC 2022 का यह 5वां अधिवेशन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने 1937, 1985, 1995 और 2011 में IRC के अधिवेशन की मेजबानी की है। अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी मौजूद हैं। 4 दिवसीय इस अधिवेशन में 19 तकनीक सत्र होंगे, जिसमें देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्र व प्रदेश के अभियंता, सड़क और सेतु से जुड़ी संस्थाएं, वैज्ञानिक और सलाहकार भी होंगे। सड़क और सेतु निर्माण की नई तकनीकी पर प्रस्तुति देंगे। इस दौरान देश और प्रदेश में अच्छी किफायती टिकाऊ के साथ साथ सुरक्षित सड़कों के निर्माण पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को उल्लेख करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है, और इकोनॉमी को अगर बूस्ट अप करना है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी पहली शर्त हो सकती है। और उसी दिशा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारे जो 2 क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, जहां कोई निवेशक नहीं जाना चाहता था, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र था और बुंदेलखंड का क्षेत्र था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने अपने 5 वर्ष के पहले कालखंड के दौरान दोनों क्षेत्रों को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ करके कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम कोरोना के सामने रुके नहीं और झुके भी नहीं। हम लगातार कार्य करते रहे। हम लोगों ने वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनाए। हम लोगों ने वहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और यह कार्य समय सीमा के अंदर हमारा पूरा हुआ। कार्य पूरा करने के साथ आज 2 एक्सप्रेस हाईवे को हमने पूरा किया। इसी दौरान आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी न केवल बना बल्कि वह राष्ट्र को समर्पित भी हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी और हाईवे का एक बेहतर संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाने के बाद नई तकनीक का उपयोग करते हुए कम लागत में अच्छी सड़कों को, टिकाऊ सड़कों को हम कैसे दे सकते हैं। मुझे याद है जब 2018-19 में गडकरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और देश के अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश में जुट करके यहां पे कॉन्क्लेव आयोजित किया था। उस समय FDR तकनीक पर चर्चा हुई थी, और FDR तकनीक को आज उत्तर प्रदेश सबसे सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। हमारी ग्रामीण सड़कें आज बेहतरीन तरीके से टिकाऊ सड़कें हम इस पद्धति के माध्यम से दे रहे हैं, जो कम लागत पे, यानी कुल कॉस्ट की लगभग 1/3 लागत उससे कम हो जाती है, और उससे हम लोग कम लागत में, कम मटेरियल में उन मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, वे पहले से बेहतर टिकाऊ भी हैं। वो हमारा एक मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी चुनौती है। तो लखनऊ में भारतीय रोड कांग्रेस का 4 दिवसीय 81वां अधिवेशन ये रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में IRC 2022 का यह 5वां अधिवेशन है, और 8 से 11 अक्टूबर तक यह अधिवेशन जारी रहेगा। और इसी के साथ ही देश और प्रदेश को रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर सुदृढ़ करने के लिए चर्चा होगी। देश विदेश में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि सड़क सेतु निर्माण पर चर्चा भी करेंगे। और 11 सालों के बाद उत्तर प्रदेश को यह मेजबानी मिली है, और 4 दिवसीय इस अधिवेशन में 19 तकनीक सत्र का आयोजन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
झांसी, मऊरानी और सफरार बांध में 3 लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस ने लड़की के शवों को बाहर निकाला है। लड़कियों की उम्र 17 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लड़कियों के शव मिले हैं। 17 से 25 साल के बीच इनकी उम्र बताई जा रही है। तीनों शवों को बाहर निकाला गया है और इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो झांसी, मऊरानी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सफरार बांध में 3 लड़कियों का यह शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं आपको बताते चलूं कि आज शाम को मऊरानीपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि रचा डैम ऑब्लिक सफरार बांध में एक शव मिला है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी द्वारा बताया गया। मौके पर मैं और प्रभारी निरीक्षक यहाँ पर आए। एक शव बरामद हुआ। वहाँ पे उस शव का कोई नाम पता नहीं चल पाया। अगल बगल गाँव से भी पूछताछ की, इसके बारे में कोई शिनाख्त नहीं हो पाया। बॉडी को पंचनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से और कंट्रोल रूम के माध्यम से ये प्रेषित किया गया कि इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें अवगत कराएं। और वही सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने सिगरा स्थित होटल में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि देश के जिन 40,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर कब्जा किया गया, उन्हें कानूनी लड़ाई लड़कर वापस लेना है। तो वो विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग की आयु निर्धारण, वजू खाने समेत आसपास की जगहों की वैज्ञानिक तकनीकी से जांच और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की ओर से करने से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोर्ट में संख्या बल के आधार पर काम नहीं होता, बल्कि तर्क के आधार पर काम होता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए एफिडेविट का हम मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार हैं। काशी विश्वनाथ के केस में इन सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। इन सबका मॉरल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हमें प्राप्त है। और काशी विश्वनाथ का जो केस और ज्ञानव्यापी का केस जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मकसद इन सब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ना राजनीतिक मकसद है, ना फंड रेजिंग एक्सरसाइज है। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने बताया, अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने की लड़ाई है। जो काशी इस आध्यात्मिक भूमि है, ये 5 कोस का जो पूरा क्षेत्र है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, ये आध्यात्मिक कैपिटल है। ये उस चीज की लड़ाई है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इशारों पर चलती है। राजभर ने भागवत के जाति प्रथा को खत्म करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये मोहन भागवत यदि जाति प्रथा को खत्म करना चाहते हैं तो क्यों नहीं देश की सरकार को निर्देशित करते कि सरकार तहसीलों से जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था को खत्म कर दे। जाति प्रथा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आगे राजभर ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह ने दलित, शोषित, पिछड़े और वंचित समाज को जगाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश को उनकी जरूरत है। और इसी दौरान राजभर बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मायावती ने प्रशासन व्यवस्था अच्छी तरीके से संचालित की है। चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश में सरकार गठबंधन की ही बनेगी, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर किसी और की। अकेले सरकार बनाने की हैसियत किसी में नहीं है। देखिए, 72 घंटे में अगर सामान्य वर्ग में गरीब लोगों को 72 घंटे में ना कोई आयोग ना कोई जांच, 72 घंटे में 10% आरक्षण मिल सकता है, तो ये जो 17 जाति के लोग इधर का उधर ठेली ठेला हो रही है, तो इनको 72 घंटे में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात के लिए इनको हम जगा रहे हैं कि जागो इसके लिए। जब तक तुम बोलोगे नहीं, बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। ये अपने आरक्षण के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चुपचाप मार के एकदम ये कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। तो इनको जगाने के लिए हम रथ यात्रा लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया है। उनके साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिसमें नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, अनिल यकदव और साथ ही योगेश दीक्षित और वीरेंद्र चौधरी ने भी शपथ ली है। ब्रजलाल खाबरी का काफिला उनके आवास जालौन से सड़क के रास्ते लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचा। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी।
कांग्रेस की तरफ से आज कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शपथ ग्रहण है। अजय राय जी आ चुके हैं यहाँ पर, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, किस तरह की जिम्मेदारी है और किस तरह से इस परिवर्तन को देखते हैं? निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व ने हमें दिया है, सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने, निश्चित तौर से इसे हम 100% पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। एक चैलेंज के रूप में है, उस चैलेंज पे हम लोग खरे उतरेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या परिवर्तन अब आगे देखते हैं और किस तरह के परिवर्तन किए जाएंगे कांग्रेस में? देखिए, पार्टी को मजबूत करके जन सेवा करना, भारत को जोड़ करके जो भारत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको जोड़ करके, राहुल जी ने 1 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 सितंबर को काम शुरू किया था भारत जोड़ो पदयात्रा, उसको मजबूती देना, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को इंसाफ मिले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, व्यापारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाए, इसके लिए विचार करके जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम होगा। तो अभी देखिए, निकाय चुनाव है, फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव है। किस तरह के कांग्रेस में और बदलाव की गुंजाइश देखते हैं अभी आप, और किस तरह संगठन को मजबूती? आज शपथ ले लेने दीजिए, फिर हम आपको सब बताते हैं। बड़े बदलाव होंगे अभी जल्दी है जी, बेशक चौंकाने वाले होंगे। देखिए, का कहना है कि बदलाव होंगे और बड़े बदलाव होंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना रही है और ये प्रांतीय अध्यक्ष और चाहे अध्यक्ष ये परिवर्तन का एक हिस्सा है और आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और फिर रामनगरी अयोध्या में छठे दीप उत्सव में जलाए जाने वाले दियों का आकार इस बार बड़ा होगा, जिसके चलते इस बार 30 मिनट से भी ज्यादा समय इन दियों को जलता हुआ देखा जा सकेगा। दरअसल पिछले 5 सालों से हो रही दीप उत्सव में जलाए जाने वाले दियों में मात्र 30 ml तेल एक दिए में डाला जाता था, जिसके चलते कम समय में ही दिए ये जलकर खत्म हो जाते थे। और आपको बता दें कि अयोध्या छठे दीप उत्सव को भव्य मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राम की पैड़ी पर इस बार 16 लाख से अधिक दीप यहां पर जलाए जाने का टारगेट रखा गया, जिससे अधिक दीपों को जलाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके, जिसको लेकर राम मंदिर की पैड़ी में दियों को जलाए जाने का क्रम शुरू हो चुका है। अयोध्या, लखनऊ, गोंडा समेत अन्य जनपदों से लगभग 7 लाख से अधिक दिए राम की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं और इस बार दीपोत्सव में दीपों को जलाने के लिए, इनको लगाने के लिए 20,000 से अधिक वॉलंटियर भी तैयार किए जा चुके हैं। हमारी जब सरकार बनी तो दीपोत्सव का ये जो भव्य यहाँ मनाने का निर्णय हुआ और हर वर्ष हमने अपना ही रिकॉर्ड बनाया हुआ तोड़ा है। इस बार बहुत ही भव्य दीपावली मनेगी। दोबारा भी उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। अयोध्या में भी बहुत उत्साह, पूरे देश में उत्साह है। इस बार हमेशा से अधिक, बहुत अधिक तरीके की दिव्य दीपावली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने माधव सभागार में आज 19वें वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत की है। अधिवेशन के पहले दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन करते हुए कहा कि वो कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कराने में हर संभव मदद भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर कर्मचारी समाज के लिए सरकार बहुत ही संवेदनशील है। सरकार की विकासमुखी परियोजनाओं को समय से पूरा कराने में मजदूर और कर्मचारी समाज का विशेष योगदान रहा है। अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के साथ ही उत्तराखंड और दिल्ली के क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हुए हैं। कर्मचारी संघ ने रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। संघ ने कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता देने, संविदा कर्मियों को स्थायी करने और डग्गामार वाहनों से निजात के विकल्प तलाशने की मांगे भी उठाई है। सम्मेलन का उद्देश्य बेहद पवित्र है। 55,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है। इसका उद्देश्य उद्योग हित, राष्ट्र हित है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो वर्षों से चली आ रही हैं। आज कोरोना काल में जो अभूतपूर्व परिवहन निगम के कर्मियों ने योगदान दिया, और लखनऊ के गोमती नगर उर्दू अकेडमी में अल्हड़ा फाउंडेशन ने एक कल्चर इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत देश के अनेकता में एकता का संदेश देना है।
और समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाकर मंच पर लाकर उनके उत्थान हेतु काम करना था। इस कार्यक्रम में समाज सेविका श्रीमती अपर्णा बिष्ट यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई हैं। आज एल्डा फाउंडेशन का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसकी थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं डॉक्टर पूजा शाहीन अहमद एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्षा हूं और हम पिछले 6 वर्षों से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और 350 से ज्यादा कार्यशालाएं हम लोग कर चुके हैं। आज हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा यादव जी आ रही हैं, जिन्होंने हमारा पहले भी काफी साथ दिया है और हमारे कार्यक्रमों में शिरकत की है। आज हमारे यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में और उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। जी, मैंने नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बुक्स लिखी हुई हैं। मैं ऐसे थीसिस सुपरवाइजर हूँ लिवरपूल जॉन मोस यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में और एल्डा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ।